हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका गैलेक्सी क्लासेस डेली करंट अफेयर्स शो में। तो यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, कवर करते हैं और आपकी मेहनत को आसान बनाते हैं, आपकी तैयारी को बेहतर बनाते हैं। क्योंकि जो इसमें सारे क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं ना आपके डेली एग्जामिनेशंस में, ठीक है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, सीपीओ है, सीएचएसएल है, राइट। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस बहुत अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं और जीएस ही आपका स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज उसी के चक्कर में आपका सिलेक्शन जो है ना वो रह जाता है। आप रिलेट कर पा रहे होगे। तो करंट अफेयर्स को पढ़ना मत भूलना। जो जीएस का स्टैटिक पार्ट है वो भी करंट अफेयर से लिंक होके आता है बेटा। तो यहाँ पे हम वो भी कवर करते हैं, कनेक्ट करते हैं करंट को स्टैटिक जीके से। ओके, तो डेली बेसिस पे नोट्स बनाना भी मत भूलिएगा और रिवीजन भी आपको, जो आपके एक पेज के नोट्स बनते हैं वो आप पन्ना घुमा के उसको पढ़ लिया करिए, ठीक है। तो आपको ही हेल्प होगी। तो यहाँ पे आपको अपने मन को कंट्रोल करना है, इससे पहले कि आपका मन आपको कंट्रोल करे। अपने मन को कंट्रोल करना बोलना आसान है पर इतना आसान होता नहीं है, राइट। आपका मन आपको अलग अलग दिशा में ना डिस्ट्रैक्ट करेगा कि कभी ये कर ले, कभी वो कर ले, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एक सोशल एनिमल हैं, राइट, वी आर द सोशल एनिमल्स। तो सोसाइटी के अंदर हम बहुत सारे लोगों से लिंक हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे अपने मन को कंट्रोल करके तैयारी करते रहना, पढ़ाई के ऊपर ही फोकस करना बजाय दूसरे कामों के, वो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। तो वहाँ पे आपको आती है मन को कंट्रोल करने की बात। तो आप कौन सी ट्रिक्स यहाँ पे अपना सकते हो अपने मन को शांत रखने के लिए? पहली बात तो थोड़ा सा जो है लोगों की डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, जो आपको डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं उनसे दूर रहो और साथ में अपने माइंड को स्टेबल करके, कंट्रोल करके कैसे करोगे? योगा एंड मेडिटेशन, ठीक है। इसी के साथ आपको बताना है इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट होगा इसी ईयर में 2024 में, उसकी थीम के साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा बेटा। और साथ ही में आपको क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ज्वाइन कर सकते हो आप, लिंक दे रखा है कमेंट सेक्शन में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट न्यूज़। नेशनल न्यूज़ है ये, इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय खबर। इसमें क्या ज़रूरी हो जाता है बच्चों? अब न्यूज़ देखो, आजकल ना वही सारे टॉपिक्स चल रहे हैं तो चीज़ें ना बार बार रिपीट हो रही हैं। तो मतलब बहुत कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता पढ़ने को, पर एक ही न्यूज़ को 5 तरीके से कवर करनी है हमें। और वो काम अगर आप करोगे तो बहुत टाइम टेकिंग होगा, तो इसलिए हम आपके लिए वो काम आसान कर देते हैं, है ना। अब जैसे देखो, मैंने कल ही आपको ये बताया था, येस्टरडे हमने क्या किया था, जो आपका नेशनल मिशन है एडिबल ऑयल्स पे, पूरा ऑयल सीड सेक्टर मैंने आपको बताया था। ऑयल सीड का जो प्रोडक्शन है, कितना इंपोर्ट हम कर रहे हैं, हम क्या है, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हैं वेजिटेबल ऑयल के वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स हम कवर कर चुके हैं, बिकॉज ये नेशनल मिशन अभी न्यूज़ में है एडिबल ऑयल्स पे। कौन सा ऑयल है यहाँ पे जिसकी कल्टीवेशन की बात करी गई है, जिसके ऊपर जो है काम करा जाएगा पाम ट्रीज ग्रो करने के लिए, पाम ऑयल की कल्टीवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पाम ऑयल की इंपॉर्टेंस है। अब देखो क्या न्यूज़ यहाँ पे रिलीज करी गई है, इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट बाय 3F ऑयल पाम, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनके द्वारा प्रोसेसिंग यूनिट, बेटा प्रोसेस कैसे होता है, ऑयल सीड की प्रोडक्शन कैसे होती है, डिफरेंट मशीनरी का इसमें यूज होता है ना। तो प्रोसेसिंग करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, पहले तो ऑयल सीड्स को उगाया जाता है, राइट। उसके बाद उन सीड्स को कंप्रेस करके, प्रेस करके, ठीक है, प्रोसेस करके उसका तेल निकाला जाता है, जिसको हम ऑयल कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका वेजिटेबल ऑयल है, डिफरेंट डिफरेंट सीड्स होती है ना, सनफ्लावर का होता है, सीसम होता है, कैस्टर ऑयल होता है, राइट। तो यहाँ पे ग्राउंड नट, मूंगफली का तेल। तो बेटा कौन कौन सी ऑयल सीड्स हो जाती हैं यहाँ पे? ग्राउंड नट, सनफ्लावर, सोयाबीन, ये सब क्या आती हैं? ये ऑयल सीड की कैटेगरीज होती हैं, ऑयल सीड्स की कैटेगरीज में आते हैं ये कैस्टर ऑयल, ठीक है। उसी में आपका एक पाम ऑयल हो गया। तो ये सारा बेटा कौन सा मिशन है? नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स। क्योंकि हमारा ऑयल का जो इंपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, मैंने बताया था आपको, $14 बिलियन हम इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल को, और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हैं वर्ल्ड में, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट आप कह सकते हो, कंज्यूमर है मतलब कंज्यूम हो रहा है, डिमांड ज़्यादा है, लेकिन कुछ चैलेंजेस की वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पाती है। तो हम अभी इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आयात हो रहा है इसका। तो यहाँ पे इसीलिए ऑयल सीड्स के ऊपर फोकस करा जा रहा है। 2024 में एक मिशन आया है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, और ये जो बेटा प्रोसेसिंग यूनिट ऑयल पाम का सेटअप करा जाएगा, किसके द्वारा? 3F ऑयल पाम के द्वारा। ये कौन से स्टेट में है? अरुणाचल प्रदेश के रोइंग रीजन में,
ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। तो आपको पाम ऑयल और अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे इसका कल्टीवेशन होगा, प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी और प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात करी गई है। ठीक है, जहाँ पे जो नेशनल मिशन है मैंने इसमें बताया था कि एक तो एरिया बढ़ाना है, ठीक है, और साथ में ही प्रोडक्शन बढ़ाना है इसका, किसका, पाम ऑयल का। इसका प्रोडक्शन भी बढ़ाना है लैक ऑफ टन्स में, और साथ में ही इसका एरिया जो है हेक्टेयर्स के अंदर, ताकि फार्मर इजीली इसको कल्टीवेट कर पाएँ, इसको उगा पाएँ, उस पर फोकस रहेगा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। तो ये दोनों चीज़ें हैं, और प्रोसेसिंग यूनिट लगी है आपकी अरुणाचल प्रदेश के रोइंग में। क्लियर है इतना इस न्यूज़ से। अब आगे देखो, यहाँ पे कुछ और बातें जानते हैं हम ऑयल सीड के बारे में कि और कौन कौन से मिशन यहाँ पे चल रहे हैं और कैसे हेल्प होगी फार्मर्स की। पूरा मिशन क्या है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम ऑयल, जिसमें देखो क्या करेंगे, 6.5 लाख हेक्टेयर का एरिया बढ़ाने की बात करी है 2025-26 में। ठीक है, ये एम रखा गया है। साथ ही में फिर देखो ऑयल पाम एरिया एक्सपेंशन अंडर RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसमें फार्मर्स को हेल्प करी जाएगी। MSP जो है उसको बढ़ाने की बात करी है, बफर स्टॉक बढ़ाएंगे, एरिया बढ़ाएंगे, उनके काम को आसान करेंगे, एरिया को एक्सपैंड करेंगे ताकि वो जो फसल है उनको इजीली ग्रो कर पाए। कृषि विकास योजना है नेशनल। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इंश्योरेंस मिलेगी उनको, इंश्योरेंस कवरेज मिलेगी, क्रॉप लॉस हो रहा है अगर ऑयल सीड्स का, तो ये स्पेसिफिकली ना फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात करी गई है ऑयल सीड सेक्टर में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज में, ये सारी ऑयल सीड्स होती है ना जो मैंने आपको बताए थे अभी, ग्राउंडनट, सनफ्लावर। ओके, साथ में ही देखो अब इनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। बेटा सिर्फ आपको हवा में नहीं रखनी है बातें, आपको पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का यूज करके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अलग अलग मशीनरीज जो बड़े लेवल पे क्या कर रही है, प्रोसेसिंग यूनिट में लगाई जाती हैं। ये तो छोटी सी मशीन है, बड़े बड़े प्रोसेसिंग यूनिट्स के अंदर यहाँ मशीनरी और टेक्नोलॉजी का यूज करके ऑयल सीड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी मिशन भी है यहाँ पे ऑयल सीड्स पे, और साथ ही में परंपरागत कृषि विकास योजना। ये सारी स्कीम्स एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स को हेल्प कर रही है टू बूस्ट द ऑयल सीड प्रोडक्शन एंड देयर क्रॉप यील्ड। ठीक है, स्पेसिफिकली ऑयल सीड्स के लिए ये। क्लियर बेटा, इतने से ठीक है, आपको क्लियर है? ओके, इस न्यूज से इतना क्लियर है कौन कौन से स्कीम्स और मिशन हो जाते हैं यहाँ पे जरूरी। फिर देखो अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी, तो यहाँ पे इसका नॉर्थ ईस्टर्न लोकेशन है। कैपिटल क्या है, ईटानगर। यहाँ पे कुछ अलग अलग ट्राइब्स हैं, आदि, निशी, अप्तानी, और हिल्स हैं। यहाँ पे देखो पटकाई रेंज है ना, हिमालयाज हैं ईस्टर्न। रिवर आपकी सबसे फेमस ब्रह्मपुत्र यहाँ पे बहती है। सुबनसिरी और सियांग आप देख सकते हो। ये पूरा जो है क्या है, अपर दिबांग वैली आपको दिख रही है, दिबांग और दिहांग, उसके बाद यहाँ पे सियांग भी है। ठीक है, मैप में आप देख पा रहे हो, दिबांग, दिहांग, और फिर चीफ मिनिस्टर कौन है, पेमा खांडू, जो मैंने आपको याद भी कराए थे, AAP, अरुणाचल और पेमा। ठीक है, तीनों क्या है, बेस्ट फ्रेंड है, तो पेमा खांडू इसके क्या हो जाते हैं, CM। ये सारी बातें आप अरुणाचल प्रदेश के बारे में नोट कर सकते हो विद वेरी स्मॉल पॉइंटर्स। क्लियर बच्चों? चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल न्यूज़ पे है, अंतर्राष्ट्रीय। तो यहाँ पे बेटा अभी एक वोल्केनो न्यूज़ में है ना कि वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, कहाँ पे हुआ है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, आइसलैंड में, जो एक आइलैंड कंट्री है। तो यहाँ पे आइसलैंड जो है वहाँ पे 33 एक्टिव वोल्केनो सिस्टम्स हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा वोल्केनो प्रोन एरिया है, 33 एक्टिव वोल्केनो है, जहाँ पे आप देखोगे बच्चों की फेमस वोल्केनोज वर्ल्ड के अंदर कहाँ कहाँ पे शामिल हैं। तो मोना लोआ हवाई आइलैंड है जो, उसके बाद देखो यहाँ पे फिलीपींस में मेयोन वोल्केनो, फिलीपींस कौन सा है ये, फिलीपींस में मेयोन। साथ में जापान में देखो माउंट फुजी, इसका आपने नाम सुना होगा, टोक्यो में है ये माउंट फुजी। फिर माउंट सेंट हेलेंस, ये वॉशिंगटन USA की कैपिटल में है, सेंट हेलेंस। ठीक है, फिर अरेनल वोल्केनो कोस्ट रिका, और पोपोकेटेपेली, ये किसमें है, मैक्सिको में। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट और फेमस आप वोल्केनोज कह सकते हो, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और साथ में ही आइलैंड जो है वो क्या है, आइसलैंड जो है वो कौन सा आइलैंड है, वोल्केनिक प्रोन, जिसमें 33 एक्टिव वोल्केनो है। नाउ लेट्स हैव अ लुक स्टूडेंट्स की और कौन कौन से वोल्केनो के टाइप्स होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का आपका पार्ट है। इसके अंदर वोल्केनो सेक्शन होता है ना जो, वहाँ पे आपके अलग अलग टाइप्स के वोल्केनोज होते हैं, राइट। तो जिनका जो मैग्मा है, जो लावा है, जो इसके अंदर गैसेज होती हैं, वो सब ब्लास्ट होती हैं।
ठीक है, जब हाई प्रेशर, हाई हीट, हाई टेम्परेचर होता है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे सिंडर कोन, अलग अलग शेप्स, मतलब जो इनकी फॉर्मेशन हो रही है ये क्या है, पत्थर हैं, पार्टिकल्स हैं, अंदर गैसेस हैं, उन सब का पूरा कंपोजिशन है। ठीक है, इसके अंदर ये सब चीजें होती हैं। जो सबसे टॉप का इसका पार्ट होता है ना, जहाँ से निकलता है लावा, मैग्मा, उसको वेंट कहते हैं, वोल्केनिक वेंट, VENT, है ना। तो इसके अंदर अलग अलग शेप्स का अलग अलग नाम भी होता है, जो इसके अंदर स्ट्रक्चर दे रखा है ना। तो यहाँ पे सिंडर कोन है एक वोल्केनो, राइट। तो इसके अंदर देखो कोनिकल शेप है, कोनिकल शेप दिख रही है, बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ से वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, लावा और मैग्मा बह रहा है। फिर कंपोजिट वोल्केनो में देखो इसके अंदर ना कुछ ब्रांचेज इसके बीच में से भी निकलने जा रही हैं, ठीक है, मतलब कि क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, जिसमें क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं ड्यू टू, मतलब अंदर कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं, कुछ गैसेस हैं जो एस्केप नहीं हो पा रही, निकल नहीं पा रही, उनको निकलने के लिए जगह चाहिए, तो वो अपना रास्ता बना रही है बीच में से, उसको हम कंपोजिट वोल्केनो कह रहे हैं। ठीक है, तो कंपोजिट के अंदर क्रैक आ रहे हैं। फिर देखो लावा डोम, इसके अंदर एक डोम जैसा शेप बना लिया है, ये डोम दिख रही है आपको राउंड राउंड, तो डोम जैसी शेप बना ली है, तो लावा डोम। ठीक है, यहाँ पे सेंटर से देखो बेटा, ये वोल्केनो के अंदर मटेरियल्स आ कहाँ से रहे हैं, जो हम लावा और मैग्मा की बात कर रहे हैं, जो गैसेस की बात कर रहे हैं, जो पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं, हार्मफुल है, ठीक है, और बहुत ही हाई हीट टेम्परेचर है। ये जो हमारा अर्थ है उसका इंटीरियर है, वहाँ पे क्या होता है, मेंटन, तो वहाँ पे कन्वेक्शन करंट होते हैं, टेम्परेचर हाई होता है, मोल्टन मटेरियल होते हैं यहाँ पे, है ना, मोल्टन मटेरियल, मिनरल्स होते हैं मोल्टन फॉर्म में, टेम्परेचर हाई रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है। तो ये सब जो है यहाँ पे अगर अर्थ है तो ऊपर राइज करेंगे ना बेटा, जो गर्म हवा होती है वो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, लो प्रेशर एरिया बनता है। ऊपर क्या है, यहाँ पे जो अर्थ का टॉप है, अर्थ का क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट है, उस पर जाएगी। अब यहाँ पे ऐसे जो स्ट्रक्चर्स है वो डेवलप हो जाते हैं, उसको हम वोल्केनो कहते हैं। अब यहाँ देखो एक और टाइप का है शील्ड। शील्ड मतलब क्या होती है, शील्ड मतलब कवर कर लेना उसको पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फैला हुआ है, शील्ड को मतलब याद रखो कि इसने पूरा ना उसको शील्ड कर रखा है, ढक रखा है, कवर कर रखा है, किसको, एरिया को यहाँ पे। तो यहाँ पे ये फैलाव है, कौन नहीं है, फैलाव है इसका, ठीक है। तो ये शील्ड की तरह ऐसे दिख रहा है आपको, इसको हम कहेंगे शील्ड वोल्केनो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, लावा निकल रहा है बाहर दोनों तरफ, वेंट में से, इसका वेंट भी चौड़ा है, ठीक है, इनका वेंट देखो, इनका वेंट कोनिकल है, पॉइंटेड है। तो ये तरीके के वोल्केनोज हैं बेटा यहाँ पे, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिंडर, कंपोजिट, लावा डोम और शील्ड। ओके, तो आपका ये स्टैटिक का पार्ट हो जाएगा यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ वोल्केनो में, राइट, क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पे आइसलैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे बच्चों हम यहाँ पे, ठीक है। इसकी कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है, रेकजाविक, रेकजाविक इसकी कैपिटल है। यहाँ पे बाकी सारे ग्लेशियर्स भी हैं, ऊपर ग्रीनलैंड है, ठीक है, और साउथ में क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, इसके साउथ में, नॉर्थ में है ग्रीनलैंड सी, और ये सारे यहाँ पे आइलैंड्स फॉर्मेशन हो रखी है। इट इज द आइसलैंड आइलैंड कंट्री, जहाँ पे काफी सारे क्या है, वोल्केनोज है, 33 एक्टिव वोल्केनो, 33। ऑलराइट, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये इतना वोल्केनिक प्रोन एरिया क्यों है, ऐसा हम क्यों कहते हैं, देखो यहाँ पे कि इसकी जो लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्यों ये वोल्केनो प्रोन एरिया बन जाता है। तो यहाँ पे इनके कैपिटल मैंने बताया आपको। अच्छा, प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट कैसे याद रखोगे, सिर्फ आप जॉनसन याद रख लो, ठीक है, जॉनसन है, तो जॉनी और सन, तो मुझे पता है आपका दिमाग किस तरफ जा रहा है, लेकिन आपको याद रखना है इट इज जॉनसन या खाली जॉनी, आप करके याद रखो आइसलैंड, बिकॉज वो काफी कूल है, जॉनी इज सो कूल गाय, ठीक है। तो इसीलिए कहाँ के प्रेसिडेंट है, आइसलैंड के। आइसलैंड अभी न्यूज में है तो प्रेसिडेंट इसके याद कर लेना, ठीक है, इजी है। पॉपुलेशन है इसकी 3.5 लाख के आसपास। फिर आइसलैंडिक इसकी लैंग्वेज है, करेंसी है करोना, आइसलैंडिक करोना। और ज्योग्राफिकल फीचर ये है कि इसको लैंड ऑफ फायर एंड आइस कहा जाता है, स्टार मार्क करके लिख लो इसको। अब देखो यहाँ से आते हैं क्वेश्चन, लैंड ऑफ फायर और आइस किसको कहा जाता है, सारे ऑप्शंस आएंगे कंट्रीज के, आप आइसलैंड कैसे मार्क करोगे, आपको पता ही नहीं होगा अगर कि यहाँ पे वोल्केनोज इतने ज्यादा हैं, ठीक है। तो आइस भी है और फायर भी है, लैंड ऑफ फायर एंड आइस। फायर क्यों है, वोल्केनो की वजह से, आइस क्यों है, क्योंकि आइलैंड है, आइसलैंड है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ग्लेशियर्स हैं, इसीलिए इसको आइस का नाम दिया गया है। इसको लिख लो बेटा स्टार मार्क करके, लैंड ऑफ फायर एंड आइस, ओके। फिर इसका हिस्टोरिकल रेलिवेंस है कि यहाँ पे शुरू से ही क्या हो रहे हैं, वोल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट वोल्केनोज यहाँ पे हेक्ला, कटला, ओके, प्रेजेंट है। और क्यों है ये वोल्केनिक प्रोन एरिया, बिकॉज मिड अटलांटिक जो रेंज है, नीचे अटलांटिक ओशियन है, तो मिड अटलांटिक रिज है,
ठीक है। वहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स होने की वजह से, टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज होने की वजह से क्या होता है, जो प्लेट्स है वो आपस में इधर इधर मूव करती हैं, बीच में से क्या होता है, मैग्मा लावा फ्लो करता है, वोल्केनिक इरप्शंस के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। पूरा मैंने आपको कनेक्ट करके बता दिया है वोल्केनो के बारे में, आइसलैंड के बारे में, ठीक है। इतना ही बच्चों आपके लिए रेलिवेंट है, बस इसको आपको इंपॉर्टेंट तौर पर पॉइंट बना के नोट कर लेना है, ठीक है। कैपिटल भी याद रखेंगे, रेकजाविक। चलो अब थर्ड है आपकी टू द पॉइंट न्यूज़ है, डिफेंस में काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस भी हो रही हैं। तो कौन से देशों के बीच में है, क्या नाम है, देखो बताती हूँ मैं आपको। एक्स टाइगर ट्रायम्फ 24 तो 2024 के लिए लगा है। अब देखो किसके बीच में है ये, इंडिया और यूएस के बीच में। टू द पॉइंट लिखेंगे सिर्फ एक लाइन में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है आपको। इंडिया एंड यूएस, यहाँ पे लिखो टाइगर ट्रायम्फ। याद कैसे रखोगे, टाइगर आपका इंडिया, ट्रायम्फ आपके डोनाल्ड ट्रम्प थे पहले, तो डोनाल्ड ट्रम्प कहाँ से हैं, यूएस। ट्रम्प करके ट्रायम्फ करके आपको यूएस का नाम याद आ जाएगा। इसको लिख लो इंडिया प्लस यूएस, टाइगर ट्रायम्फ। ये बेटा बायलैटरल ट्राई सर्विस HADR एक्सरसाइज है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। तो ये कब होएगी, 18 से 31 मार्च। इंडिया और यूएस के बीच में कुछ और एक्सरसाइज जो मिलिट्री में है, देखो वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास और कोप इंडिया, ठीक है। किन दोनों के बीच में, बायलैटरल, इंडिया और यूएस के बीच में। और आपका ये आप नोट कर लीजिए, थर्ड न्यूज से इतना ही इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, टू द पॉइंट। चलिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट स्कीम्स। स्कीम्स पे बेटा हम अलग से भी एक सेक्शन लेकर आएंगे। स्कीम से क्वेश्चंस के चांसेस बढ़ गए हैं, ठीक है। अगर हम रिसेंटली बात करें एग्जामिनेशंस की, तो इंपॉर्टेंट स्कीम फोर्थ सेक्शन, देखो कौन सी स्कीम है यहाँ पे, PM श्री स्कूल स्कीम। अब यहाँ कुछ होती है सेंट्रल स्कीम्स, कुछ होती है स्टेट स्कीम। हमें कौन सी याद रखनी है, हमें सब पे ही नज़र रखनी है। इट्स जस्ट कि जो बार बार जिसका जिक्र होता है या कुछ अपडेट आता है तो वो अच्छे से करनी है, उसका ईयर याद रखना है, उसका ऑब्जेक्टिव याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे है PM श्री स्कूल स्कीम। कौन सी स्टेट है यहाँ पे, तमिलनाडु, याद रखोगे इसको, ठीक है। तमिलनाडु श्री स्कूल स्कीम। तो यहाँ पे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, इसके अंदर बहुत सारे इंटरवेंशंस थे, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे स्कूल्स के अंदर किसका है, तमिलनाडु के ने क्या करा है, यहाँ पे अपनी स्कीम को, PM श्री स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है। कहाँ पे, स्कूल्स में, NEP पॉलिसी के अंदर। अब यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर के अंदर कौन कौन सी स्कीम्स हैं, सिर्फ 2 पॉइंट लिखोगे, PM श्री स्कूल स्कीम, तमिलनाडु, बस इतना इंपॉर्टेंट है। अब देखो आगे इस टेबल से आप देखोगे अदर एजुकेशन स्कीम्स को, जिसने एजुकेशन सेक्टर के अंदर नेशनली और स्टेट लेवल पे क्या करा है, इम्प्लीमेंट करके काम किया है टू इम्प्रूव द एजुकेशन एंड टीचिंग सेक्शन। 2001 में आई थी सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, SSA, सर्व शिक्षा अभियान। इनके ईयर नोट करना, ईयर ही पूछते हैं सबसे पहले। फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आप एक मिड डे मील स्कीम का याद रखोगे, सबसे पहले 1995 में आई है ये, ठीक है। उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 की चलती आ रही है, अभी 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो NPE को अभी क्या कर दिया है, NEP, ठीक है, 2020, इसका लिख लो, ठीक है, यहाँ दे रखा है आपको। फिर डिजिटल इंडिया है 2015 में, स्किल इंडिया भी 15 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब आया था, 15 में। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बेटा इसका लिखना जरा, 2015, ठीक है। और स्किल डेवलपमेंट मिशन भी 15 में ही आया था, तो मोस्टली के ईयर 2015 ही है। पर यहाँ पे आप एक सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, इन सबको याद रख सकते हो। ये किस पे काम कर रही हैं, एजुकेशन पे, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ सेक्शन साइंस टेक का है, क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर हाइड्रोजन एंड फ्यूल, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करने की बात करी है, ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, तो ये बेटा एक टेक्नोलॉजी होती है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है, इसको ग्रीन फ्यूल भी कहा गया है, ठीक है। ग्रीन हाइब्रिड हाइड्रोजन, GHH, ग्रीन हाइब्रिड हाइड्रोजन। एक आपका नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो 2021 में आया था, बट अभी इसको इम्प्लीमेंट कब कर रहे हैं, 2023 से इसका अप्रूवल आ गया था, तो इसीलिए 2024 में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा, आगे भी, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे भी पूरे साल इसके काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स रहेंगे। तो कौन सा है ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, हाइड्रोजन को एज अ ऑल्टरनेट फ्यूल यूज़ करने की बात करी गई है, ऑल्टरनेट फ्यूल की बात करी गई है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी हमें घटानी है, बहुत बहुत हमने कार्बन एमिशंस कर ली हैं, ठीक है, CO2 रिलीज कर रहे हैं, तो अभी क्या करना है, हमें हाइड्रोजन पे काम करना है एज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल। तो उसके लिए ये मीटिंग हुई थी,
किसके लिए हुई थी? हाइड्रोजन पे काम करने के लिए, इंटरनेशनल पार्टनरशिप करने के लिए। हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता है, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है, इकोनॉमी के अंदर ये काफी हेल्प करेगा। तो कहाँ हुई थी हाइड्रोजन के लिए मीटिंग? न्यू दिल्ली में हुई थी, याद रखोगे इसको। 41st थी ये जो कमेटी की मीटिंग है, 5 दिन की है, न्यू दिल्ली में हुई है। लिख लो कौन सी मिनिस्ट्री है जो हेड कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसको शॉर्ट में कैसे लिखोगे? MONRE, MONRE लिख लो। फिर देखो इसके अंदर 5 कंपोनेंट्स होते हैं जब हम हाइड्रोजन प्रोडक्शन की बात करते हैं। हाइड्रोजन मीन्स H2, ठीक है, जो कैसे प्रोड्यूस होता है बच्चों? H2O हमारा क्या होता है? वाटर होता है। तो इसके अंदर हाइड्रोजन है, 2 एटम्स, और ऑक्सीजन है। जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या निकलेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। तो उसको स्प्लिट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस की हम इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली की प्रेजेंस में, लिसिस मतलब ब्रेक करना, ठीक है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मतलब ब्रेक करना। पानी को हम ब्रेक कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी देकर, किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। वहां से हमको चाहिए क्या? हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन को हम एज अ फ्यूल यूज करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या होती है? गैस भी होती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो 5 कंपोनेंट्स पे बात करी जाएगी कि हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे। मैंने बताया इलेक्ट्रोलिसिस से करेंगे, फिर उसको स्टोर भी तो करना होगा, ठीक है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और फिर उसको कंज्यूम करेंगे हम एज अ फ्यूल। कंज्यूम कैसे करेंगे? एज अ फ्यूल, ठीक है, क्लियर है। तो ये पूरा हाइड्रोजन के ऊपर है, राइट। राइट स्टूडेंट्स, लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से। हाइड्रोजन का बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए। साइंस टेक्स्ट से जो क्वेश्चन आता है वो हाइड्रोजन के ऊपर पूछ लेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पूछ लेंगे, राइट। तो इतना आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन कैसे होता है? इलेक्ट्रोलिसिस से होता है। ग्रीन हाइब्रिड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात करी गई है, राइट। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2021 में आया था। नोट कर लीजिए ये सारे पॉइंट्स। फिर देखिए एक बार स्टूडेंट्स कि क्या प्रिंसिपल होता है। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इंडिया के अंदर नेशनल हाइड्रोजन मिशन है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके हम इसको प्रोड्यूस करेंगे, एफिशिएंसी इसकी हाई रहेगी, एमिशन इसमें 0 है। एमिशन मतलब जो भी पोल्यूशन हो रहा है, जो भी गैसेस निकल रहे हैं वो 0 है, तो इसलिए हम 0 एमिशन कह रहे हैं, ठीक है। इसलिए क्या हो जाता है? क्लीन फ्यूल हो जाता है, क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल, क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल। इसीलिए हम इसको ग्रीन हाइड्रोजन भी कह देते हैं, ग्रीन H2। ओके स्टूडेंट्स, ओके बच्चों, ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल का ये प्रिंसिपल रहता है, इस टेक्नोलॉजी पे इसका प्रोडक्शन होगा। चलो अब इसमें देखो यहाँ पे एक डायग्राम भी है, डाल रखा है आपकी रेफरेंस के लिए कि आप देख पाओ कि किस तरीके से होता है। हवा में तो सुन रहे हो इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, पानी को ब्रेक कर रहे हैं, अरे कैसे हो रहा है, क्या टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, ठीक है। मूवमेंट होता है बच्चों आयंस का, आयंस होते हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, है ना। तो हाइड्रोजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, अनायन कटायन, इनका क्या होगा? ट्रांसफर होगा, ठीक है, ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रोड्स होते हैं यहाँ पर, और ऑक्सीजन हम पंप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो हीट करा जाएगा, फिर कूलिंग होगी। तो पूरे प्रोसेस के अंदर ये इस पूरे को ना हम क्या कहते हैं? फ्यूल सेल कहते हैं। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। केमिकल तो है, इलेक्ट्रो क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस करके यहाँ पे हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, क्लियर, गॉट इट। चलिए अब देखो नेक्स्ट है बेटा पॉलिटी की जो न्यूज़ है। इलेक्शंस पता है आपको, लोकसभा के अनाउंस कर दिए गए हैं, जो डेट्स हैं, शेड्यूल है, कौन जारी कर रहा है यहाँ पे? ECI बहुत न्यूज़ में है, इसके फैक्ट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, बार बार बताती हूँ। ECI इज इन न्यूज़, आर्टिकल 324 याद रखोगे, ठीक है, ईयर है 1950 याद रखोगे। CEC अपॉइंट हुए हैं राजीव कुमार, याद रखोगे, इसको भी लिख लो, बेशक लिख लो, ठीक है। पहले भी मैंने आपको लिखवाया है यहाँ पे, बट CEC का नेम याद रखना है। साथ में ही 2 EC और होते हैं, टोटल कितने होते हैं? 3 होते हैं टोटल, राइट। क्या करवाता है? इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है, स्मूथ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। अभी इन्होंने क्या करा है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट करा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC। तो जैसे कि बच्चों 4M की बात करी गई थी अभी राजीव कुमार के द्वारा, ठीक है, 4M है मसल,
मनी, जिसका यूज़ करेंगे इलेक्शन में। मिस इन्फॉर्मेशन होती है, बिल्कुल होती है मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, है ना। साथ में ही चौथा आपका एमसीसी वायलेशन, कि इसको वायलेट करने के ऊपर भी इन्होंने प्रोविजंस निकाले हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इन पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, उसी को हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ों पे इनका रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, कैंपेन भी ये सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो इट इज़ अबाउट द एमसीसी एंड ईसीआई। ठीक है, क्लियर है बच्चों? आपको क्लियर है इस न्यूज़ से? नोट कर लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। बार बार ईसीआई के बारे में आ रहा है तो ईसीआई का क्वेश्चन पक्का है, राइट? याद रखेंगे इसको, कोई दिक्कत, कोई डाउट? 6th सेक्शन पॉलिटी का एमसीसी ईसीआई क्लियर है बच्चों? नोट कर रहे हो? लिख लीजिए ईयर और नाम। और एमसीसी क्या है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट टू कंडक्ट द इलेक्शंस। लास्ट सेक्शन है स्पेस का, 7th है जो न्यूज आपकी स्पेस सेक्टर से। देखिए क्या करा है अभी, मैसेज इन बॉटल टू यूरोपा। व्हाट इज यूरोपा? बच्चों किसका मिशन है? 1 लाइनर में लिखोगे इसको, इसमें कोई हमें बैकग्राउंड कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो मिशन होते हैं ना उसको हमको एज इट इज याद रखना है। यहाँ लिखो नासा, पहले लिखो नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इनका क्या मिशन है कि हम मैसेज डाल के भेजेंगे बॉटल में। देखो क्या लिखा है, अपना नाम लिख के बॉटल में डाला मैसेज, ठीक है, फोल्ड किया पेपर को और भेज रहे हैं अब इसको कहाँ पे? यूरोपा में। ठीक है, यूरोपा क्या होता है? जुपिटर का मून है, तो जुपिटर पे भेजा जाएगा इसको। जुपिटर का जो मून है यूरोपा, वहां पे इसको भेजने की बात की है नासा के द्वारा। तो लिखो यहाँ पे, अब यूरोपा अगर नाम आएगा ना तो आपको यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है, ये अगर ऑप्शन में आता है कि हाँ इनका मिशन है, आप बोल दोगे हाँ जी यूरोपा है तो यूरोप का होगा। नहीं, यूरोपा है मून जुपिटर का। भेज कौन रहा है इसको, मैसेज को, इस पूरे मिशन को करवा कौन रहा है? नासा। ठीक है, याद रखोगे इतना, तो नासा इज द राइट आंसर। क्लियर? अब देखो यहाँ पे कुछ और मिशन है नासा के, जो अपोलो 1969, वोएजर 1977, हबल स्पेस टेलीस्कोप का चल रहा था 1990 से, फिर मार्स रोवर का 2021। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये सारे मिशन है, इसका लिख लीजिए आप। These were the 7 important news in all the sections. अब नाउ आपकी बारी है बच्चों, MCQ आंसर करने हैं। फटाफट से क्वेश्चन देखते ही आंसर मार्क करना है, बिल्कुल मुश्किल नहीं होंगे, राइट? जो हमने पढ़ा है क्वेश्चन वहीं से आने हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताइएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए इसको। Which center of ISRO has developed the multi-purpose app, the Space-Borne Assistant and Knowledge Hub for Crew Interaction? सिंपल है, साकी। साकी वर्ड देखो, साकी ऐप जो है किसने बनाई है? इसरो के कौन से सेंटर ने? 4 हैं ऑप्शंस, बताओ इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसरो के कौन से सेंटर ने डेवलप करी है स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। कहाँ पे है ये? विशाखापट्टनम, सॉरी तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम इसका हो जाएगा। और साथ में ही आपका जो इसरो है, इसका ईयर 1969, फाउंडर कौन है? विक्रम साराभाई। अभी चेयरमैन कौन है? चेयरमैन याद रखोगे ना, एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ, राइट स्टूडेंट्स? इसरो के हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु। इतनी इंफॉर्मेशन आपको इसरो की याद रखनी है। बेंगलुरु इन कर्नाटका। इसका कहाँ है? विक्रम साराभाई का तिरुवनंतपुरम। और साकी ऐप भी इन्होंने ही बनाई है, तो साकी और तिरुवनंतपुरम, विक्रम साराभाई। ठीक है, साराभाई और साकी, बस वर्ड पकड़ने हैं, मैच करना है, आंसर करना है। क्लियर? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पर, देखिए यहाँ पे बायलैटरल ट्राई सर्विस HADR एक्सरसाइज मैंने अभी बताई आपको, नाम है इसका टाइगर ट्रायम्फ। सिर्फ टाइगर ट्रायम्फ पढ़ो, आंसर मार्क करो, सिंपल। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तुमको मैंने ट्रिक बता रखी है पहले ही। टाइगर ट्रायम्फ आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर? इंडिया एंड द US, टाइगर और ट्रायम्फ, है ना? कर लोगे इतना याद, इंडिया एंड द US, सिंपल है। ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर सेकेंड क्वेश्चन। चलो थर्ड है बच्चों यहाँ पर, इन विच सिटी वॉज द 41st हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल की मीटिंग? अभी बताया मैंने तुम्हें कहाँ पे हुई है ये। हाइड्रोजन का पूरा एक्सप्लेन करा है ना, हाइड्रोजन फ्यूल सेल के लिए इकोनॉमी के अंदर ये हेल्प करेगा। तो ऑप्शन है इसका सी, न्यू दिल्ली। यहाँ पे ये हुई है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का यूज करा जाएगा। 41st की मीटिंग थी। ठीक है,
इंटरनेशनल पार्टनरशिप के लिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फोर्थ क्वेश्चन, इन विच स्टेट वाज द थर्ड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 हेल्ड? नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 नॉर्थ ईस्ट के कौन से स्टेट में है बच्चों, बताओ इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नागालैंड, कैपिटल है इसकी कोहिमा। तो याद रखोगे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट नागालैंड 2024 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, पढ़ेंगे क्वेश्चन को। जी बच्चों, विच सिटी हैज बीन रैंक्ड एज द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द रिपोर्ट ऑफ स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है स्विस ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने रिपोर्ट रिलीज करी है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 का डेटा रहेगा, 2024 में रिलीज करी है। कौन सी कैपिटल पूछी है यहाँ पे, पोल्यूटेड कैपिटल सिटी कौन सी रही है यहाँ पे? वर्ल्ड की सबसे, विश्व की सबसे दूषित या प्रदूषित जो कैपिटल है, राजधानी है, आंसर है इसका न्यू दिल्ली। इसमें कोई शंका नहीं है, ये 2018 से ही सबसे पोल्यूटेड चलती आ रही है न्यू दिल्ली, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिना देखे न्यू दिल्ली आंसर मार्क कर देना और ऑप्शंस को देखना ही मत। कैपिटल की बात आएगी तो न्यू दिल्ली मार्क करना, अपना भारत नंबर 1 पे है इस चीज में, ठीक है। पोल्यूटेड अगर सिटी की बात आएगी तो क्या मार्क करोगे? सिटी में मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बिहार की कौन सी सिटी है? मेट्रोपॉलिटन बेगूसराय, ठीक है, लिखो इसको, लिखो बेटा इसको, बेगूसराय बिहार का पोल्यूटेड सिटी है मोस्ट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? स्विस ऑर्गेनाइजेशन, आंसर है पहले इसका 6th क्वेश्चन का ए, न्यू दिल्ली। ठीक, क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इन विच कंट्री वॉज 25th एडिशन ऑफ फ्लोरा एक्सपो 2024 ऑर्गेनाइज्ड? जी बच्चों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फ्लोरा एक्सपो 2024। सो राइट आंसर है बी, नेपाल, काठमांडू इज द कैपिटल, ठीक है, क्लियर है? बी इज द राइट आंसर फॉर फ्लोरा एक्सपो 2024। नेपाल में ये जो फ्लोरा एक्सपो है उसको लगाया गया है, ठीक है। 25th एडिशन था इस बार, ये 25th एडिशन था। तो दीज वर द ऑल 7 इंपॉर्टेंट MCQs। क्लियर है बच्चों? क्लियर है, आपने नोट कर लिया है? क्वेश्चंस जो है वो इसी तरीके से पूछे जाएंगे जैसे हम आपको MCQ प्रैक्टिस कराते हैं। बस आपको ध्यान से सुनना है, नज़र रखनी है स्क्रीन पे और हाथ रखना है नोटबुक पे, लिखते जाना है इसको शॉर्ट पॉइंटर्स की फॉर्म में। डेली बेसिस पे रिवाइज भी करोगे, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, जुड़े रहिए गैलेक्सी क्लासेस से। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।